सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। पाठ 6 संज्ञा कारक वसंत भाग 2। मैं नूतन सिन्हा। वसंत भाग 2 कारक। तो बच्चों, आज हम लोग कारक पढ़ेंगे, परंतु कारक पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि व्याकरण की शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं और कहाँ से किए। सर्वप्रथम व्याकरण की शुरुआत हम लोग भाषा से शुरू करते हैं, और भाषा की जानकारी जब मिल जाती है तो वर्ण, ध्वनि, स्वर, वर्णमाला, व्यंजन इत्यादि को हम लोग जब पढ़ते हैं और जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषता यानी कि क्रिया विशेषण, जितनी चीज़ हैं, जितनी बातों को हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं, उन सब का ये के यथार्थ है कारक। कारक क्या है कि कारक अब जो सारी क्रिया हम लोग करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा जो क्रिया उत्पन्न होती है वो कारक में समावेश हो जाते हैं। कारक में समावेश होकर के वो एक अपने पहचान बनाते हैं, जो कि व्याकरण में कारक की मुख्य भूमिका होती है। कारक में इसलिए मुख्य भूमिका होती हैं क्योंकि वो जितना भी ये उनकी विशेषता है, उनका गुण है, सारी चीज़ क्रिया से जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक विशेषण की बात है, तो जब तक क्रिया नहीं करूँगी और कोई व्यक्ति क्रिया नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उनकी क्या विशेषता बनेगी, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो। इसलिए क्रिया की ही दोष गुण होती है, क्रिया की ही विशेषता बनती है। तो देखती हूँ, आगे देखिए। मोहन ने गीता से कुछ कहा। भानु भिखारी को भोजन दे रहा है, नीना बस में बैठी है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस वाक्य में, पहले वाक्य में 3 प्रश्न हो गए, किसने, किससे, क्या। और दूसरे वाक्य में भी 3 प्रश्न हो गए, कौन, किसे, क्या। तीसरे वाक्य में कौन, कहाँ, यानी कि 8 प्रश्न। यहाँ मात्र 3 वाक्य, प्रश्न 8। अब सोचिए कि प्रश्न के घेरे में हम लोग हैं। हमारी जो व्यवहारिक जिंदगी है वो एक एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रश्न को नहीं समझेंगे उस लायक उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये तो एक विषय है, हम लोग विषय की पढ़ाई करते हैं और परीक्षा लेते हैं बच्चों से। आप परीक्षा के तौर पे आंसर देते हो, प्रश्नों के आंसर देते हैं, नंबर मिलता है, बात ख़त्म, आगे की डिग्री मिल जाती है। परंतु हकीकत ज़िंदगी में, वर्तमान ज़िंदगी है, यथार्थ जीवन में भी हम लोग प्रश्न के चपेट में हैं, यानी कि प्रश्नों के घेरे में हैं। और अगर हमारे जीवन में प्रश्न नहीं रहेंगे तो हमारा उत्तर भी नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर हमारी क्रिया से संबंधित है। क्योंकि अगर क्रिया नहीं रहेंगे तो उत्तर जो भी हम लोग देंगे तो क्रिया से ही संबंधित देते हैं, और उस क्रिया का जो क्रिया किस पर ऊपर निर्भर करता है, हमारे वर्तमान, भूत और भविष्यत काल पर। क्योंकि और वही क्रिया जो है हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है, और जैसा हम काम करते हैं वैसा हमारी पहचान बनती है, वैसे ही तरह से। इसलिए चाहे वो कोई भी अवस्था हो, बच्चे हों, बड़े बूढ़े जवान जो भी हों, सबकी अपनी अपनी क्रिया की पहचान होती है, परंतु क्रिया सबको करना होता है। तो कारक अपनी मुख्य भूमिका इस व्याकरण में निभाता है। देखते हैं आगे क्या निभा रहे हैं। तो मोहन ने गीता से कुछ कहा, किसने, किससे, क्या, यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि मोहन ने गीता से कुछ कहा। ये किस काल की ओर प्रदर्शित हो रहे हैं, किस काल की ओर दर्शा रहे हैं, तो ये भूतकाल की ओर बात हो रही है कि मोहन ने गीता से कुछ कहा। हाँ, मोहन कुछ कहा होगा। तो मोहन ने, तो यहाँ देखिए 3 है कि मोहन किसने और किससे, गीता से, और क्या, तो कुछ, है ना। मोहन, गीता, कुछ। तो इस तरह से ही क्वेश्चन यानी प्रश्न बनते हैं, और उस प्रश्न के उत्तर देते रहते हैं सभी व्यक्ति,
और अगर नहीं देंगे तो हम लोग किसी भी चपेट में पड़ सकते हैं। आज हमारे समाज, देश, राष्ट्र में जो समस्या आई तो प्रश्न ही एक बन गया कि अब बच्चों को शिक्षा कैसे दी जा सकती है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कैसे बच्चे परीक्षा देंगे, कैसे बच्चे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाएंगे, उनका दिक्कत हो जाएगी, सेशन खराब होगा। तो ये सब बहुत सारी समस्या हम लोग जितना नहीं सोचे उतना हमारे ऊपर जिनके ऊपर पूरे शिक्षा का भार है वो सोचे होंगे, और उनकी सोच, उनके द्वारा जितने भी उनके मानसिक में, मन में जितने भी मस्तिष्क में प्रश्न उठे होंगे उसका सभी क्या हुआ कि उन सारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में व्यवस्था की गई कि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी के सामना ना करना पड़े, किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अब देखिए कितना अच्छा सुंदर है कि गूगल फॉर्म में आप एग्ज़ाम देते हो, कितना अच्छे ढंग से देते हो, तुरंत आपको मार्क्स भी पता चल जाता है, कोई पूछने की वजह। तो समस्या आती है, लेकिन जब समाधान हम लोग करते हैं और समाधान जब होता है तो वो एक समस्या एक अच्छी हकीकत के रूप में हम लोग उसको ढाल देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चाहे जितना भी समस्या है घबराना नहीं चाहिए। तो देखिए ये प्रश्न का चक्र है, हमारा जीवन भी प्रश्न का चक्र है। तो देखिए उपयुक्त वाक्यों में मोटे पद किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हुए हैं। क्रिया, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, संबंध, कारक कहलाते हैं। इन संबंधों को हिंदी में प्रसर्गों द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रसर्गों यानी कि चिन्हों द्वारा। चिन्ह और प्रसर्ग दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि ये प्रसर्ग और या चिन्ह दोनों जब तक या दोनों ही कह सकते हैं कि वाक्य में अगर ये इन लोगों का समावेश नहीं रहेगा, प्रयोग नहीं रहेगा, तो वाक्य की सुंदरता, वाक्य की सुदृढ़ता कुछ अधूरी रह जाएगी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। स्पष्ट है कि क्रियापदों के साथ प्रकट होता है। अगर क्रिया का शब्द नहीं रहे तो नहीं प्रकट हो सकता है। तो कारक उसी से कहते हैं, जैसे देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है। अभी आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि पद क्या होता है? शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आप 9-10 में जाइएगा, आपको पद, पदबंध इत्यादि का अध्ययन करना पड़ेगा कि पद क्या होते हैं, पदबंध क्या होते हैं। उसमें भी क्रिया विशेषण इत्यादि जुड़े हुए हैं। जब पदबंध पढ़िएगा तो बहुत सारे उसके भी प्रकार हैं। अब देखिए कारक और उनके चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक में कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अर्थ में है क्रिया को करने वाला, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का साधन, जिसके लिए क्रिया की जाए, क्रिया जिससे अलग होना बताए, तुलना करे। संबंध में है देखिए जिसमें संज्ञा, सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। का, के, की। अब देखिए संबंध में आपका क्या है? संबंध दिखाना है। अब अधिकरण है क्रिया के होने का स्थान, काल। संबोधन, संबोधित संज्ञा। अब आगे देखती हूँ चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह या प्रसर्ग। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अजी, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो जो एक्सप्रेशन वाले हैं उसको ध्यान में रखना है। जो आश्चर्यचकित, सडनली हम लोग कुछ सुनते हैं और चेहरे के भाव, मन के भाव, शारीरिक भाषा जो होते हैं, बॉडी लैंग्वेज जिनको कहते हैं, तो ये सब जो अचानक जो कुछ हम लोग सुनते हैं उसके जो भाव उत्पन्न होते हैं उस समय संबोधन का महत्व होता है। और उसी से जो हमारे जुबान से जो निकलते हैं वो शब्द अरे, हाय, अरे, ये, अजी, इस तरह से जो शब्द निकलते हैं तो वो संबोधन कहलाते हैं। अब आती हूँ कर्ता के परिभाषा। कर्ता कारक है।
क्रिया को यहाँ का लिखा हुआ है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होता है। जैसे राधा ने कहानी सुनाई, आप इसकी जगह पर और भी कोई वाक्य बना सकते हो, लेकिन राधा ने कहानी सुनाई। अब इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि राधा ने कहानी सुनाई, तो राधा ने कहानी सुनाई, मेरा भाई परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि राधा ने कहानी सुनाई या मोहन ने पुस्तक दी, कुछ भी लिख सकते हो वाक्य, लेकिन हाँ वाक्य सटीक होना चाहिए। मेरा भाई परीक्षा की तैयारी करे, इन शब्दों के साथ, इन वाक्यों के साथ ऐसा देखा जा रहा है कि दोनों भूतकाल की हैं, है ना। एक में ने लुप्त है और एक में ने प्रत्यक्ष है। देखते हो इन वाक्यों में कहानी सुनाने का काम राधा कर रही है। अब जैसे मैंने कहा मोहन ने पुस्तक दी, तो मोहन ने पुस्तक दी, पुस्तक किसने दी, तो मोहन ने दी। तो अब ये तो नहीं है कि मोहन ने पुस्तक दे रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। मोहन ने पुस्तक दी, तो क्या कहा जा रहा है कि ने पास्ट टेंस से, भूतकाल। तो भूतकाल के अंतर्गत ने का प्रयोग किया जाता है। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। अब देखिए कर्ता के कारक, कर्ता कारक चिन्ह सारणी में ने और शून्य यानी ने रहित, जो कि ने आपको दिखाई नहीं देगा आप वो, लेकिन वो भूतकाल के ही अंतर्गत आता है। जैसे राम हंसा, अकर्मक क्रिया। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हंसा तो कौन हंसा, तो कौन हंसा, राम हंसा। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर राम हंसा तो कौन हंसा, तो राम हंसा, यानी कि इस अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। कर्ता का उस पर प्रभाव पड़ता है, या अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। और हमने पत्र लिखा, सकर्मक क्रिया, वो भी भूतकाल के अंतर्गत हो रहा है कि हमने पत्र लिखा। हमने क्या किया, तो पत्र लिखा। ये किस पर प्रभाव पड़ रहा है, पत्र पर। तो अकर्मक क्रिया कर्ता पर प्रभाव डालता है और सकर्मक क्रिया कर्म पर प्रभाव डालता है। तो इस तरह से कर्ता जो है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का प्रयोग करता है, और उसमें भी प्रयोग होता है जो कि भूतकाल के अंतर्गत। अब देखिए कर्म कारक, वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, कभी कभी परसर का प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पर जैसे आपने ने और ने रहित पढ़े, आप पढ़े ने और ने रहित, तो इसी तरह से को का भी यहाँ पर कहीं पर लुप्त हो रहा है और कहीं पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको क्या करना है कि को का प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो को का प्रयोग प्राणीवाचक में हो रहा है, और को कहाँ लुप्त है, तो अप्राणीवाचक में। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, कभी कभी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखिए राधा कहानी सुनाती है। अब यहाँ पर आप रीता पानी देती है, पिताजी ने राधा को बुलाया, रीता ने पिताजी को पानी दिया, कुछ भी आप वाक्य अच्छे से लिख सकते हो। तो अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता, यानी कि राधा जो कहानी सुनाती है तो राधा कहानी को सुनाती है नहीं होगा, राधा कहानी सुनाती। कहानी अपने आप में एक कहानी है, जो चाहे वो घटित है या काल्पनिक हो, चाहे जैसे भी हो, एक कहानी का वो है। तो इसलिए यहाँ पर को नहीं लगेगा। और प्राणीवाचक के रूप में पिताजी ने राधा को बुलाया, तो यहाँ राधा क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है। करण कारक, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। जैसे मैं चाकू से फल काटता हूँ, क्या है कि फल किससे काटा जा रहा है, तो चाकू से। हम बस से स्कूल जाते हैं, किससे जाते हैं, तो बस से जाते हैं। या मैं स्कूल, या आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ। तो कभी कभी से स्थान या पर द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बस द्वारा जम्मू गए, यहाँ पर तो मान लिया बस से साधन यात्रा के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग किसी के द्वारा भी काम करते हैं
और कुछ क्रिया का साधन भी उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि ये आप पढ़ाई जो कर रहे हैं वो किसके द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन द्वारा पढ़ रहे हैं। और या अगर और बारीकी जाइए और गर्त तक जाइए तो ये इस व्यवस्था किनके द्वारा हुआ, ये ऐसी व्यवस्था किनके द्वारा, ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन आखिर और दूसरे स्कूल के द्वारा तो आपको ऐसा नहीं किया गया। आपके हमारे स्कूल के प्रबंधक महोदय के द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था की गई जिससे शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के सामने आए और उसके बाद आप मेरी बात सुन रहे हो और मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो इस तरह से बात जब हुई तो क्या हुआ कि हमारी समस्या क्या हो गई, समाधान के ऊपर ये समाधान होने को है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि हम बस द्वारा जम्मू गए, समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं, अर्थात समाचार पत्र के द्वारा हमें क्या मिलते हैं, समाचार मिलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो कि से, द्वारा और के द्वारा, और वाक्य अगर बनाना चाहें तो बहुत से वाक्य बन जाएंगे। अगर से के द्वारा बनाइएगा या द्वारा या के द्वारा। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं और किनके द्वारा ये व्यवस्था की गई, तो हमारे स्कूल प्रबंधक महोदय द्वारा की गई। तो इस तरह से बहुत वाक्य में इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं जो कि ये तीनों का प्रयोग हो सकता है। यानी कि वाक्य के द्वारा जब भी प्रयोग करेंगे तो ऐसा करेंगे जो हमारे लिए वाक्य सार्थक हो। अब मैं आती हूँ संप्रदान कारक। अब तो बहुत सारे कारक के हम लोग कर्ता, कर्म और करण पढ़े। संप्रदान कारक जो है वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी हम सब के लिए कपड़े लाए। अब संप्रदान कारक में है कि ये दूसरे के लिए की जाती है तो वो संप्रदान कारक हो जाते हैं जो हम दूसरे के लिए, यानी कि यहाँ पर पिताजी हम सब के लिए कपड़े लाए। अब हम सब के लिए क्या है कि कपड़े जो लाए वो किसके लिए लाए, तो हम सब के लिए लाए। माताजी ने नौकरानी को साड़ी दी। अब माताजी ने किसको साड़ी दी, तो नौकरानी को दी। तो कहने का अर्थ है कि दूसरे के लिए जो काम किया जाता है वो संप्रदान कारक है। पांचवें में आते हैं अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या है, वाक्य के जिस संज्ञा यानी कि संज्ञा जो करता है मेन संज्ञा या सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। तो जैसे मान लिया कहने का अर्थ हुआ कि अलग, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यानी अलग का ये संदेश दे रहा है और अलग होने का ये एक संकेत कर रहा है। तो और तुलना का भाव यानी कि कंपेयर, या इधर देखिए खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, तो खिलाड़ी मैदान कहाँ से लौट रहे हैं, तो मैदान से लौट रहे हैं। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि खिलाड़ी फिर मैदान में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए खिलाड़ी जो है मैदान से लौट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव अपादान अलग करता है, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल अलग ही कर, ये उसका ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि अब उसके बाद उसका कोई स्थान नहीं है। क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक सोच चाहे क्रिया जो भी है हम लोगों के साथ परस्पर रहते हैं। व्यवहारिक ज़िंदगी में भी बहुत सारे इसकी भूमिका रहती है। तो यहाँ पर इसीलिए ध्यान देने की बात है कि मैदान से और पेड़ से, यहाँ सिर्फ हम लोग कारक के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैदान से कहाँ से खिलाड़ी लौट रहे हैं, तो मैदान से। मान लो विद्यार्थी विद्यालय से लौट रहे हैं, या और भी पेड़ से। अब देखिए यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग होने का संकेत है, परंतु अगर इसी में कहा जाए कि पेड़ से नए पत्ते निकल रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव में भाव ले सकते हैं, सकारात्मक भाव ले सकते हैं कि
अब उसी में हो जाता है कि करण कारक है। तो कहने का अर्थ है कि अलग और जोड़ना। करण क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। और अपादान तो ये अलग करने का, पृथक करने का। ये भी इसको नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से ही अलग कर देने का है। ये गैप जो होता है, जैसे इस विद्यालय हम लोग गए तो 6-7 घंटे के लिए अगर घर को छोड़ते हैं तो वो भी एक अपादान कारक है। घर से विद्यालय गए तो कुछ घंटों के लिए हम लोग स्कूल घर को भूल जाते हैं, क्योंकि 6 घंटे या जितने भी देर हम लोग विद्यालय में रहे तो उतने देर तक के लिए क्या हुआ कि घर में उतना देर जो हटे तो वो एक गैप हो गया। तो अपादान कारक बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं अपादान कारक के। तो अब देखिए आगे बढ़ती हूँ। संबंध कारक। ये वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं। यहाँ पर क्रिया नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ संबंध, क्योंकि संबंध भी बताना यानी कि संबंध भी जो होना बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर संबंध नहीं रहेगा तो क्रिया सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए संबंध का भी बहुत महत्व है कारक के अंतर्गत, और वैसे भी महत्व है। तो इसके परसर्ग में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी जैसे। उसकी बहन, राम का मित्र, मेरा भाई, मैंने इत्यादि। अब जैसे मान लिया संबंध की बात है, हम लोग काम तो कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, सब लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब लेकिन आप अगर किसी शिक्षक को देखते हो कहीं भी तो क्या कहते हो? ये मेरे टीचर हैं, या मेरे शिक्षक हैं, या मेरे सर हैं, या मेरी मैम है। तो ये जो आप संबंध बताएं, और कभी मान ले आप कोई टीचर अगर देखते हैं आपको तो कहती है ये मेरा स्टूडेंट है ना, ये मेरे विद्यार्थी हैं। तो इस तरह का जो हम लोग यूज़ करते हैं वाक्य, तो क्या होता है, ये संबंध बताता है। और ये संबंध कैसे बताया? जब हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं विद्यालय के जरिए, और आप अपनी क्रिया कर रहे हैं, मैं अपनी क्रिया कर रही हूँ, दोनों की क्रिया का समन्वयन हुआ और दोनों की क्रिया एक दूसरे तक पहुँची, जिससे कि आप एक नए रूप से और एक नई सोच के साथ आप ये प्रकट करते हैं और ये भाव प्रकट करते हैं कि ये हमारे शिक्षक। आप सभी को, जितने भी लोगों को देखिएगा कहीं भी, तो सबको आप शिक्षक नहीं कह सकते हैं, और मैं भी किसी को, सभी को विद्यार्थी नहीं कह सकती हूँ। जिनको पढ़ाऊँगी उन्हीं को विद्यार्थी कहूँगी। तो ये संबंध स्थापित करता है। अधिकरण, जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं, वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, कबूतर छत पर बैठे हैं। इस वाक्य के अंतर्गत आप ये देख रहे हैं कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो आंगन में। कबूतर कहाँ बैठे हैं, तो छत पर। यहाँ पर आप मान ले वाक्य चेंज कर सकते हैं, तो मैं वाक्य में मैं भी लिख सकती हूँ, अगर बोल सकती हूँ तो इसमें क्या है, बोलना लिखना चाहे जो भी हो, जो मन में भाव उत्पन्न हो, अच्छे शब्द अच्छे वाक्य बनाने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। तो देखिए, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी इच्छा है कि मैं बच्चों को इस तरह से लिखूं कि घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, या कौए छत पर बैठे हैं। तो यहाँ पर विषय हमारा क्या है, कारक की पहचान करना है। कौन से कारक की पहचान करना है, तो अधिकरण कारक। यहाँ आंगन में चाहे घर में, ये एक कारक की पहचान है, यानी अधिकरण कारक की। और कबूतर छत पर बैठे या कौए छत पर बैठे हैं, तो वो कहाँ पर बैठे हैं, तो छत पर बैठे हैं। अधिकरण यानी कि में और पर। अब आप देखिए संबोधन कारक। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं आता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या प्रसर्ग नहीं होता। इसके लिए अरे, हे, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिकता नहीं लगती। अब क्या है कि बोलचाल की भाषा में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कहाँ अनुस्वार लग रहा है, कहाँ चंद्र बिंदु है, कहाँ वो लुप्त हो जाता है। बोलचाल की ध्वनि में क्या होता है कि हम लोग कुछ बोल देते हैं, जैसे कि पता नहीं चलता है कि वहाँ पर क्या बोलना चाहिए और क्या सही होना चाहिए। तो यहाँ संबोधित करने समय आप वचन में देखें
कि चंद्रबिंदु कहीं बहुवचन में लगा, फिर कहीं यहाँ लगा, बहुत सारी बातें हैं, दीर्घई इकारांत, हर्षई इकारांत इत्यादि में जैसे कैसे बहुवचन लगते हैं, आपने वचन में पढ़ा। तो यहाँ पर क्या है कि संबोधित, इसीलिए खास कर इस संबोधन क्रिया में, संबोधन कारक में ये खास करके निर्देश दिया जाता है कि यहाँ जब आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ अनुनासिकता का प्रयोग नहीं होगा, यानी अनुस्वार नहीं लगेगा। अब जैसे देखिए, इसमें बहुवचन में संबोधित करते हुए, जब इसमें ये ऐसी बात नहीं है कि बहुवचन नहीं प्रयोग हो रहा है, बहुवचन प्रयोग हो रहा है, लेकिन संबोधित करने के दृष्टिकोण से अनुनासिकता नहीं प्रयोग करना, अनुनासिकता का प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए देखिए, जैसे भाइयों, अब ऊपर में देखिए, इसके लिए अरे, हे, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिकता नहीं लगती। जैसे भाइयों, छात्रों, बहनों, बच्चों आदि, इसे ध्यान से समझना चाहिए। और ये हर जितने भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो भी बच्चे हों, बड़े हों, चाहे जो भी व्यक्ति किसी को संबोधित करते हैं, तो वहाँ इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। अब मान लिया कोई भी बच्चों को भी संबोधित किया जाता है, तो ये नहीं कि बच्चों नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बच्चों। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है, जो कि संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। अब हम जान गए कि अंतर्गत बहुत सारी बातें जानने को मिली। वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ क्रिया के संबंध को बताने वाले प्रसर्गों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक संबंध को कारक चिन्ह या प्रसर्ग द्वारा प्रकट किया जाता है। कारक 8 माने जाते हैं। कारक क्या 8 माने जाते हैं? ऐसा क्यों लिखा गया कि माने जाते हैं? इस पर ध्यान दिए? इस पर ध्यान देने की बात है कि कारक मुख्य रूप से 7 ही प्रकार के होते हैं, परंतु अब यहाँ देखा गया, बहुत पहले इतना बोला जाता था, संस्कृत वगैरह जो भी पढ़ती, और पहले जो व्याकरण में लिखा रहता था कि मुख्य 7 प्रसर्ग ही होते हैं। कारक के मुख्य 7 प्रसर्ग ही होते हैं, चिन्ह होते हैं। लेकिन संबोधन को इसलिए 8वां माना जाता है कि अब हम लोग पूर्वाभ्यास की ओर आते हैं। पूर्वाभ्यास अर्थात पूर्व जो अभ्यास, जो हम लोगों ने कारक के बारे में पढ़ा, उसके बारे में पुनः फिर से जानकारी प्राप्त करती हूँ और आप लोगों को अवगत करवाती हूँ, ताकि हमेशा याद रहे। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक और उनके चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक क्या है? कारक, फिर अर्थ, कर्ता, क्रिया को करने वाला, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, करण क्रिया का साधन, संप्रदान जिसके लिए किया जाए, क्रिया की जाए, और अपादान क्रिया जिसे अलग होना बताए या तुलना करे, संबंध जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, अधिकरण क्रिया के होने का स्थान एवं काल अर्थात समय बताए, संबोधन यानी संबोधित संज्ञा। अब आप देखिए कारक चिन्ह। कारक चिन्ह के अंतर्गत देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से हमें पृथक किया जाता है, यानी अपादान का। फिर देखिए संबंध का, के, की, रा, रे, री, ने, नी इत्यादि। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, हाय इत्यादि। चिन्ह को प्रसर्ग भी कहा जाता है, जो वाक्य को सटीक एवं सार्थक बनाता है। कारक के सभी भेदों की परिभाषा देखिए। कर्ता कारक, क्रिया का करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होते हैं। जैसे नीना ने कहानी सुनाई, मेरा भाई स्कूल जाने की तैयारी कर रहा, अर्थात ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल में ही होता है। कर्म कारक, वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है, कभी कभी प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता।
अब देखिए, रीना पानी पीती है, रीता पानी पीती है, रीता पिताजी को पानी देती है। अब यहाँ पर जैसे ने का प्रयोग हुआ कि ने एक जगह प्रत्यक्ष है और कहीं पर ने लुप्त है। यहाँ पर भी वही हाल है कि को लुप्त है और को एक जगह दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि को का प्रयोग प्राणीवाचक में किया जाता है और जहाँ अप्राणीवाचक हैं वहाँ को लुप्त हो जाता है। रीता पानी पीती है, यानी रीता पानी को पीती है ऐसे नहीं लिखाएगा। रीता पानी पीती है, रीता पिताजी को पानी देती है। यहाँ पर रीता पिताजी को पानी देती है, अर्थात पिताजी प्राणीवाचक संज्ञा है और वहाँ पर जो है पहले वाक्य में रीता पानी पीती है, पानी जो है अप्राणीवाचक है, इसलिए वहाँ को का प्रयोग नहीं लग रहा। तो और जहाँ पर प्राणीवाचक संज्ञा है वहाँ को लगाना आवश्यक है। करण कारक, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ मैं कलम से लिख रहा हूँ और आगे देखिए कि हम बस से स्कूल जाते हैं। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बस द्वारा कोलकाता गए, समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं, लोगों के द्वारा हमें ये सूचना मिली है। चौथे नंबर पे संप्रदान कारक, वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मामा जी सबके लिए मिठाई लाए, पिताजी ने चपरासी को रुपए दी। इन शब्दों में हम सबके लिए और चपरासी को जो दिया गया तो वो संप्रदान कारक है, यानी कि दूसरे को दिया गया। पांचवें नंबर पर आपादान कारक, वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम पद में किसी के अलग होने का या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय से लौट रहे, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इन वाक्यों में विद्यालय से पेड़ से आपादान कारक है। चौथे नंबर ये 6 है। छठे नंबर पर देखिए संबंध कारक, ये वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं। इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। इसके चिन्ह या प्रसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री, ने, नी इत्यादि होता है। जैसे उसकी बहन, उसका भाई, मोहन का मित्र, मेरी बहन, मैंने इत्यादि। आगे देखते हैं 7वें नंबर पर अधिकरण कारक, जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान एवं समय बताते हैं उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, कौवा छत पर बैठा है। इस वाक्य में घर में और छत पर अधिकरण कारक है। 8वें नंबर पर संबोधन कारक, संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या प्रसर्ग नहीं होता। इसके लिए अरे, हे, भाई, भाइयों, बहनों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुवचन से संबोधित करते हुए अनुनासिकता नहीं लगती। जैसे भाइयों, बहनों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अनुस्वार का वहाँ पर बिंदु नहीं दिया गया है। बहनों, छात्रों, बच्चों आदि, इसे ध्यान से समझना चाहिए। अर्थात संबोधन करते समय बहुवचन में अनुनासिक चिन्ह नहीं लगता है, इसका ध्यान हमेशा रखना है। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के सभी भेदों की परिभाषा लिखें। सभी छोटे छोटे प्रश्न बनाकर अगर लिखिएगा, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा और ध्यान ज़्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको ध्यान भी रहेगा। देखिए, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के सभी भेदों की परिभाषा लिखें। कर्ता कारक की परिभाषा देकर उससे 5 वाक्य बनाएं। कर्म कारक की परिभाषा देते हुए उससे 5 वाक्य बनाएं। करण कारक से आप क्या समझते हैं, करण कारक का चिन्ह क्या है, ये सब आपको होमवर्क मिल चुका है, परंतु यहाँ पर मेंशन मैं कर दी हूँ। संप्रदान कारक से आप क्या समझते हैं, आपादान कारक का चिन्ह से होता है, तो करण कारक और अपादान कारक के चिन्हों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाएं। प्रश्न 9, संप्रदान कारक एवं अपादान कारक की परिभाषा लिखते हुए उनके उदाहरण स्वरूप 5 वाक्य लिखें। अब देखिए प्रश्न 10 में है, अधिकरण कारक किसे कहते हैं।
परसर का क्या अर्थ है? संबोधन कारक से आप क्या समझते हैं? अब इस तरह से आपके पास इतने सारे प्रश्न हैं, अगर चाहिएगा तो और भी प्रश्न बन सकते हैं। थोड़े से छोटे प्रश्न बनाने में तो 12 प्रश्न हो गए, अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन आपको इतना प्रश्न का ध्यान रखना है और इतने प्रश्न का ध्यान रखिएगा तो आप कारक के विषय में कभी भूल नहीं पाइएगा और हमेशा आप अच्छा कीजिएगा और अच्छे से हमेशा याद रहेंगे आपको। इस तरह से आपका कारक समाप्त है होता है। अब आगे मैं तो बच्चों आज आप लोगों ने कारक की जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद बच्चों।